नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का 10वां चैप्टर लेकर चल रहे हैं। हमारी जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका जो 10वां चैप्टर है तरलों के यांत्रिकी गुण, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम दाब को परिभाषित करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। तरल क्या है, सबसे पहले हम तरल को परिभाषित करेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, शाखाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर यदि वो बहने का गुण रखता है तो उन पदार्थों को हम तरल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वे पदार्थ जिन पर बाह्य बल लगाने से बहने का गुण रखते हो तरल कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जो गैसें और जो द्रव है दोनों ही तरल की श्रेणी में आएंगे। विद्यार्थियों, तरल का कोई पर्टिकुलर आकार नहीं होता, लेकिन तरल को जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। फिर हम बात करते हैं कि जो तरल है वो भौतिकी की कौन सी शाखा में हम उनका अध्ययन करते हैं। तो हम जो तरल यांत्रिकी है उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक जो भाग है वो है द्रव स्थितिकी या तरल स्थितिकी भी उसको कह देते हैं। तो उसमें स्थिर तरल या स्थिर द्रव का अध्ययन करते हैं, वो है द्रव स्थितिकी। और एक है द्रव गतिकी, जिसमें हम गतिशील द्रवों का अध्ययन करते हैं, द्रव गतिकी कहलाती है। अभी हम प्रेशर को भी लेंगे इसमें। पहले में छोटी सी इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं कि तरल क्या है। तरल फ्लूइड्स कि वे पदार्थ जिन पर बाह्य बल लगाने पर बहने का गुण रखते हो, तरल कहलाते हैं। जो पदार्थ बहने का गुण रखते हैं तरल कहलाते हैं। देखिए, तरल की श्रेणी में द्रव और गैसें तरल की श्रेणी में आते हैं। द्रव व गैसें तरल माने जाते हैं या तरल की श्रेणी में आते हैं। फिर देखिए, तरल का कोई आकार नहीं होता, अर्थात उन्हें जिस पात्र में डाला जाता है वो उसी का ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। तरल का कोई आकार नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसा पात्र उसी पात्र के आकार का ही, उसी आकृति का ही तरल अपना आकृति ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं द्रव स्थितिकी। द्रव स्थितिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर द्रव का अध्ययन करते हैं। स्थिर द्रव का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसको हम द्रव स्थितिकी कहते हैं। और एक होती है द्रव गतिकी। इसमें हम गतिशील द्रव का अध्ययन करेंगे। तो गतिशील द्रव का जिस शाखा में अध्ययन करेंगे उसको हम द्रव गतिकी कहते हैं। तो गतिशील द्रव का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको हम द्रव गतिकी कहेंगे दोस्तों।
तो ये तो थी इसकी जो बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो। अब हम चलेंगे प्रेशर की ओर। दाब की जो डेफिनेशन है वो क्या है, दाब को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब हम यहां पर दाब को परिभाषित करते हैं। देखिए दाब क्या है कि कोई तरल किसी सतह पर जितना बल आरोपित करता है उसी को हम दाब कहते हैं। कि तरल की सतह पर तरल के द्वारा किसी पृष्ठ पर किसी सतह पर सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसी को हम दाब कहते हैं। इसे हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि तरल के द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है। एक बार दाब को फिर से सुन लीजिए। क्या है कि तरल क्या करता है, जिस किसी पात्र में रहता है वह उस पात्र की दीवारों पर एक बल लगाता है, तो उसी बल को ही हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। तो तरल के द्वारा किसी सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसी को दाब कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। इसे हम दूसरे तरीके से मैथमेटिकल रूप में भी इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। देखिए दोस्तों किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तरल द्वारा पात्र की सतह के लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि तरल के द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। यदि हम कंसीडर कर लें कि कैपिटल ए क्षेत्रफल पर लगने वाला बल यदि कैपिटल एफ है तो बल दाब क्या हो जाएगा। यदि किसी क्षेत्रफल कैपिटल ए पर एक पर लंबवत लगने वाला बल कैपिटल एफ हो तो दाब को दोस्तों हम P से पुट करते हैं तो P बराबर आ जाएगा बल बट्टे में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दाब का ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहां पर बात करते हैं दाब के मात्रक, विमा, अदिश या सदिश की। तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस दाब का जो मात्रक है वो आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कहेंगे। दाब के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे एक एटीएम होता है, ठोर मात्रक भी होते हैं। फिलहाल यहां पर आप इस सूत्र के अकॉर्डिंग यदि इसका मात्रक देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आएगा। इसकी विमा भी इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। यदि हम इसके सदिश या अदिश की बात करें तो देखिए दोस्तों, यदि हम किसी तरल को किसी पात्र में भरें तो अलग अलग सतहों पर अलग अलग बिंदुओं पर जो दाब होता है, प्रेशर होता है,
वो भिन्न भिन्न होता है। तत्पश्चात दाब को अदिश राशि माना जाता है। कई बुक्स में इसे परदिश राशि भी कहा गया है। जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें हमने परदिश राशि के रूप में भी इसे देखा है। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इसको अदिश राशि ही कहा गया है दोस्तों। तो वैसे दाब एक परदिश भौतिक राशि होती है। अब इसके बाद में यहां से इस फॉर्मूले से इसके मात्रक देखते हैं, क्या इसका मात्रक होगा। देखिए, दाब का मात्रक, देखिए दोस्तों, दाब का जो मात्रक है वो यहां से आप देख लीजिए, F अपॉन में A का मात्रक। F का जो मात्रक है वो हमारे पास में है न्यूटन और A है क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कहते हैं, जिसे पास्कल कहा जाता है। PA से पुट करेंगे, पास्कल को PA से लिखा जाएगा दोस्तों। यहां से आप देख सकते हैं कि यदि इसको आप CGS पद्धति में पुट करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक पुट कर सकते हैं। इसका एक अन्य मात्रक जो बहुत बार हम यूज में लेंगे वो है वायुमंडलीय दाब। अन्य मात्रक है वायुमंडलीय दाब। इस वायुमंडलीय दाब के बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। वायुमंडलीय दाब, इसको हम ATM से कहेंगे। एक ATM देखिए किसके तुल्य होता है, कितने पास्कल के तुल्य होता है वो भी देख लीजिए कि एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि समुद्र तल की सतह पर सामान्य ताप पर लगने वाला जो दाब होता है, वायु के द्वारा लगने वाला जो दाब होता है उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ATM से लिखा जाएगा और एक ATM बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये एक वायुमंडलीय दाब कैसे आया, इसकी वैल्यू इस तरीके से कैसे प्राप्त होती है, वो हम जब वायुमंडलीय दाब और वायु दाब मापी का अध्ययन करेंगे तब इसको देख लेंगे, विस्तृत अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। अब यहां पर हम दाब की विमा की बात करते हैं, P की विमा। तो यहां पर देखिए P की विमा वही होगी जो F अपॉन में A की विमा होती है। F यहां पर बल है और बल की विमा होती है M1 L1 T-2 और A यहां पर क्षेत्रफल है जिसकी विमा होती है L2। फाइनली जो P की विमा है वो क्या निकल कर आएगी, P की विमा, देखिए P की विमा M1 L-1 T-2 इसकी विमा प्राप्त होती है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो दाब है वो कैसी राशि है। तो दोस्तों, दाब एक परदिश भौतिक राशि होती है, अर्थात इसका अलग अलग दिशाओं में मान अलग अलग होता है। दाब का मान अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसलिए दाब एक परदिश भौतिक राशि होती है, परदिश भौतिक राशि होती है, परदिश भौतिक राशि होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे दाब की डेफिनेशन, दाब का मात्रक, विमाएं। और दाब एक सदिश राशि या अदिश राशि होती है, तो हमने यहां पर निर्धारित किया है कि दाब एक परदिश भौतिक राशि है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।